आज की इस वीडियो में हम सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल ही रिसेंट का क्वेश्चन पेपर है जो जनवरी 2021 में लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का पेपर है वो आज भी ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड में ही लिया जाता है, जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा वहां जाके। तो मैंने जब आपको सीटेट का सिलेबस क्लियर किया था तब ये बात बिल्कुल क्लियर बता दी थी कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व जरूर करने हैं। तो ऐसे में मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिलीवर करूंगी। तो हम पीछे से चलेंगे, मतलब पहले 2021 जो अभी रिसेंट में हुआ है, फिर 2020, फिर 2019, फिर 18, 17, 16, ऐसे करके एटलीस्ट 2015 तक के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर डिलीवर करूंगी, साथ में उनके ऑफिशियल आंसर्स भी। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और आप भी क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को अपने तरीके से समझेंगे और उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस चीज को भी आप क्या करेंगे, समझेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि सिलेबस तो चेंज होना नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और फिर आंसर किस टाइप के होते हैं इस क्वेश्चन के। तो कहीं ना कहीं आपको टाइप जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लूंगी जितना भी इस पेपर 1 में आएगा। हाँ जी, ये पेपर 1 है जो कि 1 to 5th के लिए होता है। इसके बाद मैं पेपर 2 की वीडियो भी अपलोड जल्दी ही कर दूंगी। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि पहला जो पेपर होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर सेशन शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु आप एक अध्यापक हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत तरह के बच्चे आते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगर डिफरेंट तरीके के बच्चे आते हैं तो हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी वहां पर पेश करने होंगे। बाकी के ऑप्शन आप देख लें, ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आगे चलते क्वेश्चन 2 है। अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो इस साइड भी देख लीजिए, इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होते हैं वो किस तरीके से बच्चे को पढ़ने में जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है नंबर 1, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगर हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट को अपनी लाइफ में अच्छे से उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए जो छात्र हैं उनकी जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे बोला है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये हमें नहीं करना। ठीक है, ये जहां भी ये जटिल शब्द आ जाए ना वो तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों के लिए इजी से इजी, सरल से सरल चीजों को यूज करना है। आगे चलते क्वेश्चन 4 है कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो सृजनात्मक है या नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि संकल्पनाओं के बीच उस संबंध को खोजना, कि जो उसकी संकल्पना है और जो रियलिटी है उसके बीच की जो चीज है उस कड़ी को जोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कि अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों निकालनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, कि त्रुटियों की समझ होगी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए ये अर्थपूर्ण होगा, तो इसलिए ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से आप कायम रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, कि जो लक्ष्य हमारे निर्धारित किए गए हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शर्मिंदगी डैश, शर्मिंदगी क्या है। अब आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शर्मिंदगी का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कि अगर बच्चा शेमफुल फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आएगा बच्चे के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9
कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश। तो ये क्या है देख लीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिगम संरचनात्मक विचार का सुझाव जो है वो बच्चे को सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करता है। ये जो सक्रियता और सकारात्मकता, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि ये चीजें सही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है कि बच्चा सीखे ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए क्या चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि योग्यता जो होती है वो सुधार्य होती है, कि योग्यता को हम आगे भी सुधार सकते हैं। अगर कमी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा आगे भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन 2 है अन्वेषण और संवाद, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, मतलब कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अगर सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे ना तो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, वो जोड़ नहीं पाते कड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम यानी जो सीखना है, बच्चा जो सीख रहा है उसकी सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, मतलब बच्चों के अंदर जो है एक बैलेंस्ड उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भी डर या भय नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक अपना ऑप्शन मिल जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इन्हीं दोनों पर तो निर्भर करता है बेसिकली बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कार्य के दौरान जो सायना है वो स्वयं से ही बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव बायडोस्की की भाषा में चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इसका जो व्यक्तिगत वाट है वो क्या दर्शाता है। मतलब बच्चा जब खुद से बात कर रहा हो काम करते हुए, तो हमारे जो वाइडोस्की जी हैं उन्होंने इस बारे में कौन से क्षेत्र को यहाँ पर बताया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वनियमन, यानी खुद से ही नियम बनाना और पढ़ना या खुद को ही समझाना। क्वेश्चन नंबर 16 की मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जितनी भी मूल्यांकन पद्धतियां होती हैं इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कि क्या नीड है बच्चों को। इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ताकि हम उनकी जरूरतों को समझ सकें। जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो ये जो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका कौन सी योजना तैयार करी है, संकेत देते हुए वो कौन सी योजना को यहाँ पर प्रेफर कर रही है, बेसिकली ये बताना है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो क्या कर रही है कि अधिगम के लिए पाठ और आधारभूत संरचना का काम यहाँ पर करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, तो यह देखकर उसके पिता ने कहा कि ये लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता ने ये जो कहा ये किस चीज को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है कि हाँ भाई ये लड़कों के काम है और ये लड़कियों के काम है, तो ये तो एक तरह की रूढ़ी है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी जो अच्छी कक्षा है जहाँ पे अच्छे से सब कुछ अधिगम हो रहा है, उसमें क्या चीज होती है, क्या विशेषता होती है वहाँ की। ऑप्शन नंबर 1 कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाते हैं, हर बच्चे को अवसर वहाँ पर दिया जाता है, ये नहीं कि टीचर ही बोला जाए। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 की लॉन्स जो कॉलबर्ट के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे से स्वीकृति देते हैं, कार्य को इसलिए करना ताकि क्योंकि दूसरे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण में आता है ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रथागत, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
अब यहाँ पर सोशलाइजेशन की बात हो रही है कि कौन से ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कहाँ पर बच्चे असामाजिकरण जो है वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक होता है, क्योंकि पहला कारक होता है परिवार। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो परिवार के रूप में उसे मिलता है वो छोटा सा समाज होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है, बेसिकली हमको ये बताना है। तो इस ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ये बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। तो ये यहाँ पर पियाजे को जरूर पढ़े जाए, उनके सारे सिद्धांत वगैरह जरूर पढ़ जाए। हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो जो 23 हमारा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विचार और सोच में केंद्रीकरण, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमें ये बताना है कि कौन सा विकास को लेकर जो कथन है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। देखिए, अगर आप जब सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे ना और सिलेबस देखेंगे तो वहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस में ही ये दिया हुआ है विकास का। तो ये पैटर्न में पूरा कराऊंगी कि विकास से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो फिलहाल हम यहाँ से अपना जो है क्वेश्चन पेपर से एक क्राइटेरिया बना लेंगे कि किस तरह क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की लिव वाइरोसिटी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर जोर देता है भाई? इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों के। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपने पहले भी सुना होगा, स्कीमा या फिर मनोबंध। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में किस चीज पर जोर दिया जाएगा? देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा जिसमें सभी बच्चे इंक्लूड होते हैं, उस पर आप किस चीज पर जोर देंगे? ऑप्शन नंबर 2 कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर वहां पर प्रदान किए जाएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 2016 का जो अधिनियम है, इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का, वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, जो मतलब फिजिकली दिव्यांग हो, उसे ही यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सांवेदिक, फिर मूर्त और फिर लास्ट में अमूर्त रूप में यहाँ पर होता है बच्चे का जो विकास होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30th क्वेश्चन, जो कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। कि जो अच्छी क्लासरूम है वहां पर अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो इसे किस रूप में आप देखेंगे? इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया एक परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि हम वहां पर उसको महत्व देंगे अगर अलग अलग क्राइटेरिया से बच्चे आते हैं तो। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया था चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन। अब आएंगे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं तो कि ये जो मैथमेटिक्स है, इसके जो थियोरेटिकल वाले हैं वो तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, वो पेन पेपर पे ही हो पाएगा। तो उसके लिए मैं ना हर क्वेश्चन के लिए छोटी छोटी वीडियो डाल दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एज ए मतलब ट्रिक की तरह, कैसे आप 1 ही मिनट में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चन का वहां पर डाल दूंगी, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो चलिए 30 क्वेश्चन मैथ के कर लेते हैं, जिसमें से 31 जो है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ध्यान रखिए, न्यूनतम यानी कि कम है। तो 31 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देने पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 32 की रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत, दोनों ही हैं। वह बैनविल के मानचिंतन के कौन से चरण पर है, आपको ये बताना है। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्तर 2 संबंध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33
किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, समवर्ग गुण। तो इन चीजों को जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, जब आप तैयारी करेंगे सीटेट की एज अ सिलेबस, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो ये चीजें कहीं नहीं जाएंगी, सब इंक्लूड हो जाएंगी। आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा कि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये यहाँ पर सत्य नहीं है। रफ काम के लिए आपको पेज भी मिलेगा, यहाँ पे मैथ का है क्योंकि। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संख्याओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है मैथ को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देख लीजिए, अभी मैथ की पेडागोजी ही चल रही है, क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं करने हैं। तो इसका जो 37 जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि इसमें तर्क की जो है आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम नियमों के हिसाब से अपना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी द्विस्थान की जो समझ है वो विकसित की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौपड़ आकृतियों की पहचान करवाना। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों को भिन्न की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे जो उपयुक्त है वो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रिजिनेयर की छड़ें जो होती हैं वो यहाँ पर आप बच्चों को भिन्न पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है यानी क्रम को दर्शाने के लिए हुआ है। तो इस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये क्रम बता रहा है ना, तीसरी मंजिल, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें से जो सही है वो आपको पहचानना है। शुद्ध मतलब ये नहीं आपको यहाँ पे मात्राएं देखनी है क्योंकि ये मैथ है, हिंदी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है, इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं और आपने डीएलएड का कोर्स अच्छे से किया है ना, सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, तो आप, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप डीएलएड का कोर्स अच्छे से कर रहे हैं ना, पढ़ के समझ के, वीडियोज वगैरह देख के या किताबें पढ़कर भी, तो आपका 50% काम या 50% से ज्यादा काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अब फिर से आपको शुद्ध कथन पहचानना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर ही हमें बच्चों को दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने इस संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए कि जो हम प्राथमिक लेवल पर त्रिभुज क्यों पढ़ाएं बच्चों को, क्यों जरूरी है ये। तो इस ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का काम चालू हो जाएगा कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, ये आपको सॉल्व करना होगा। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ये मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी आपको। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, वो है 25। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। तो प्रश्न 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 45 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, समझाऊंगी। अगर आपको आता है तो आप पेन पेपर लीजिए और सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छी बात है।
एक वर्ग के रूप में एक तार को 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, तो यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितना क्षेत्रफल घेरेगी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन है? तो यहाँ पे आपको भिन्नों की समझ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आते हैं भिन्न तो अभी आपको अभी देखते ही आंसर पता चल गया होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 5/6 एंड 3/4। क्वेश्चन नंबर 48, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 यानी कि 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची और वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो इन चीजों को जब आप पेन कॉपी से लिखेंगे ना, तब आप इस आंसर निकाल पाएंगे। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, ये आपको बताना है, जो कि था 8:05 AM। तो ये टाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें और फिर आपका ये आंसर जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1 सेंटीमीटर और गुना करते 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक जो क्षेत्रफल हो वो 48 सेंटीमीटर की स्क्वायर आए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 की विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, तो दोनों सिरों से अगर देखा जाए तो 15वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? इसकी भी ट्रिक होती है, ये भी अब ये फॉर्मूला होता है, उससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी पंक्ति में कौन से स्थान पर, तो फिर कितने बच्चे हुए टोटल, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाती हैं। फिलहाल जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संख्या 100 के आधे से अधिक है, ठीक है, 100 के आधे से अधिक है और ये 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इस अंकों का योग है 9, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। इसको आप पेन पेपर से करें, अदरवाइज मैं वीडियो में भी समझाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे करना है। यहाँ पर अब आपको दे रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी और यहाँ पे सामान दे रहा है कि कौन सी किस चीज की है। तो लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे ने ये चीजें खरीदी है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे कितने पैसे भुगतान करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो इसमें बस आपको देख लेना है कि कौन सी चीजें कितने की हैं और फिर लास्ट में उसको इंक्लूड कर देना है, टोटल कर देना है। तो इस ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा 100.50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रेलगाड़ी जो पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 29 घंटे 35 मिनट। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर यही आना चाहिए क्योंकि यही ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है। यहाँ पर और क्वेश्चन आ गया हमारे पास 54, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ूंगी वीडियो उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, तो आप खुद भी इन क्वेश्चंस को पढ़ें। मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 87649 आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। इसके आने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग से क्या घटाना होगा, इन्होंने ये यहाँ पर पूछा है। तो इस आंसर नंबर 1 जो है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की 16 लीटर धारिता वाली बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, तो बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरना है। तो बाल्टी में जो समस्त पानी है वो मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया। तो आपको ये बताना है कि ये जो मग की धारिता थी वो कितनी थी, आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है 320 ml। ओके, 320 ml। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 शॉर्ट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। टैक्सी का मीटर जो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 50 रुपए लेता है, फिर 16 किलोमीटर करता है। तो इस तरीके से इस सारी चीजें दी गई हैं। लास्ट में उन्होंने पूछा कि उसके घर के रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, दूरी पूछी है इन्होंने। तो इस ऑप्शन नंबर 1 यानी 15 किलोमीटर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ डाटा दिए गए हैं जिसके आधार पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मारिया और शहनाज ए कुल प्राप्त अंक जो है वो समान है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, गणित शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर 59 क्वेश्चन आ गया आपके पास, जिसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संकल्पनाओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर भी आपको 2 कथन वगैरह दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मैं बता देती हूँ, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो कौन से सिरे वाले प्रश्न होते हैं, ये कैसे पता करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पर हमारा जो है मैथमेटिक्स जो है क्वेश्चन खत्म हो गए 30, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज आ गया हमारे पास, जो कि थर्ड हमारा हो गया सब्जेक्ट। 2 हम कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथमेटिक्स। अब हम करेंगे ईवीएस। ठीक है, तो ईवीएस पे आ जाते हैं हम लोग, और हमारा ये शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 61 कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल मैपिंग क्यों जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, तो मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। आप इन ऑप्शन को पढ़े, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 62 का, वो है थर्ड, यानी उसकी कठिनाई का पता लगाना और फिर उसको समायोजित करके बात करना। क्वेश्चन नंबर 63, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ऐसे विषय पर वाद विवाद जो है वो तैयार किया है। तो मुस्कान के द्वारा ये जो विषय वाद विवाद तैयार किया गया, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। देखिए यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। इसका ऑप्शन वैसे 3 ही होना चाहिए जो आंसर टी में दिया है, लेकिन साथ में स्टार है, इसका मतलब है कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो तो मैं आपको बताती ही जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं, जो कि है कुछ हजार साल पहले जो भारत में तालाब निर्माण हुए थे अल बुरुनी के टाइम पे। तो कक्षा 5 में हम जो ईवीएस में एक अनुच्छेद है, तो इसको क्यों शामिल किया गया है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ 65th क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की जो इंटीग्रेटेड वाली चीज है वो किस चीज में सहायक है, ये बताना है। तो 65 का यहाँ पर जो आप ऑप्शन पढ़े, क्योंकि इसका आंसर जो है वो एज इट इज कुछ एग्जैक्ट दिया नहीं गया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन 2 यानी अवधारणा मानचित्रण, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वो यहाँ पर शामिल करेंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र अभ्रमण आयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 69 की इकरा ने अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो क्यों किया, ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि इससे क्या होगा कि शिक्षार्थी उसके अपने संसार से खुद को जोड़ सकेगा कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थे, हाँ जी 65 हो गया। अब चलते हैं 66, ये भी हो गया हमारा, 7 भी हो गया, 68 भी हो गया है, 69 भी हो गया है,
तो हम चलेंगे 70 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ है जनरल, आपको बताना है तोरांग मतलब जनरल होता है, ये कौन से राज्य में होता है। तो इस ऑप्शन नंबर 2 झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि झारखंड में जो है तोरांग का अर्थ होता है जनरल। तो आपकी जनरल नॉलेज भी काफी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पे 71 क्वेश्चन दे रहा है, इसमें स्थिति दे रखी है कि ढरे एक्स वाई इतने किलोमीटर दूर है, ये है वो है। तो इसमें आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोककर पढ़ें और फिर सोचें कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जिसमें से जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल वो है ऑप्शन नंबर 1, 100 मीटर ठीक पश्चिम। तो सॉल्व कीजिए और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी ही हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की कोई लड़का है जो कि नगर कोयला के मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020, और ये वही रेलगाड़ी और टाइम वाला सवाल है। तो देख लें कि रेलगाड़ी और टाइम वाला 2 सवाल आ गया हमारे पास, एक मैथमेटिक्स में आया था और एक अभी आ गया है। तो फिर ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने आना चाहिए। तो इस ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो आंसर की में दिया गया है। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा स्टार है, तो कुछ कह नहीं सकते, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 74 नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, सारा काम लेडीज मधुमक्खियां ही करती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे देश का जो संविधान है वो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो हर कोई जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, साइंस का क्वेश्चन है ये। ईवीएस में साइंस भी जुड़ी होती है जब हम पेपर 1 देते हैं। तो इन्होंने कहा कि पौधे के लिए किए जाने वाले जो कार्यों के विचार कीजिए कि पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य क्या है, हमें जड़ों के कार्य बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, ए सी एंड डी, ए सी डी, यानी कि बी नहीं होगा। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि आपको संघ शासित प्रदेश नहीं है वो बताना है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट है हमारा मणिपुर, जो पूर्व में आता है, ये हमारा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल का उत्पादक है, यानी कि पेट्रोलियम का जो कच्चा तेल हमारे इंडिया में निकाला जाता है तो वो ज्यादातर कहाँ से आता है, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन 8 स्टार के रूप में सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा खोजबीन कीजिए और इसका आंसर अगर आपको मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जो जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, कौन से ऐसे पक्षी हैं इनमें से जो हमसे ज्यादा तेजी से देख पाएंगे। तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों ही बड़े आईसाइट इनकी बहुत ही अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 80 पोचमल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो इस सुंदरता से डिजाइन की चमकदार रंगों की पोचमल्ली साड़ियां जो है वहां पर तैयार की जाती हैं। तो ये कस्बा जो है अब किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो ये कस्बा अब आपका पड़ता है तेलंगाना में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुने जिसमें लौह की प्रचुर मात्रा हो, यानी आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंवला, पालक और गुड़, ये तीनों ही आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया था। देखिए ये 10th की साइंस है, ये 10th की साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि वो थे ग्रेगोर जॉन मंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना जो है प्रयोग किया था और फिर बताया था, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 नीचे दिए गए राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो कहां पर बनाते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आसाम। ओके, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की जो राजधानी है और पटना की राजधानी और पटना जो बिहार की राजधानी है, इनकी दिशाएं आपको यहाँ पर क्रमशः बतानी है, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 85, आप एक एकीकृत ईवीएस की कक्षा में कैसी योजनाओं को तैयार करेंगे? इंटीग्रेटेड जो होगी क्लास, कैसी योजनाएं वहां पर लाएंगे? तो इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट कि एक ही पार्ट में 2 या उससे अधिक विषयों और क्षेत्र को आप मिला लेंगे, तो इंटीग्रेट हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? जब देखिए आपने जब डीएलएड फर्स्ट ईयर किया है ना, तो वहां पे ये ईवीएस में आया हुआ है 6 के 6 विषय, तो उन्हें अच्छे से पढ़ ले। देख लीजिए आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो अगर आप डीएलएड का फर्स्ट सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से करिए, तो आप सीटेट भी निकाल पाएंगे, आपको टीचिंग भी आएगी और टीचिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो भी आएंगे। अब देखिए 87 जो क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, यानी जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं उसमें आपको क्या नहीं लिखना है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन 87 है, इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सी एंड डी, यानी कि बी को छोड़कर बाकी सारी चीजें यहाँ पर हम नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, स्मिता अपने शिक्षार्थियों और कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो ऐसे में वो अपनी कक्षा में क्या करेगी, आपको ये बताना है। आप अगर वहां पे होते तो क्या करते, ये सोचिए और फिर ऑप्शंस को पढ़कर आंसर दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि लड़कियां ऑटो नहीं चला सकती, तो अब आप ये दिखा दीजिए ना कि ऑटो भी चला सकती हैं लड़कियां, तो इससे जो विषमताएं होती है और रूढ़ियां होती हैं वो भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 89 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय को पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा, तो पुनीता ऐसा क्यों कर रही है, वो क्या चाहती है? इस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। वो चाहती है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त वो कर सके। आगे चलते हैं, ईवीएस आखिरी क्वेश्चन है, 90th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, जरूरी नहीं है। देखिए वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से आगे चली रही है, तो अब देखिए हमने 3 सब्जेक्ट कर लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट रह गए, जो कि दोनों ही लैंग्वेज हैं, तो मैं इसे इस वीडियो में मैं यहीं पे खत्म करती हूँ इन्हीं 3 सब्जेक्ट को। बाकी ये जो 2 सब्जेक्ट रह गए ना, लैंग्वेज 1 और 2, उन दोनों में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कराऊंगी, यानी कि 4 हो गए। लैंग्वेज 1 में आप अगर हिंदी लेते हैं तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लेते हैं तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी लेते हैं तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश लेते हैं तो कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं पार्ट 2 में ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इन दोनों के ही हिंदी इंग्लिश दोनों पार्ट्स लेकर आऊंगी, तो वहां पर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 60 और 60 120 क्वेश्चन वहां पर भी हो जाएंगे। तो फिर अब हम उसको पार्ट 2 में ही करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप ये मैथ के क्वेश्चंस कीजिए, ईवीएस कीजिए और चाइल्ड डेवलपमेंट कीजिए।